प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में चर्चा करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका के अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। नेपोलियन का परिवार मूलतः इटली का था, लेकिन वे लगभग 250 वर्ष पूर्व इटली से फ्रांस जाकर कोर्सिका में बस गए थे। नेपोलियन के पिता चार्ल्स बोनापार्ट पेशे से वकील थे तथा कुलीन वर्ग से संबंधित थे। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में ब्रीन तथा पेरिस के सैनिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति के आधार पर हुई। नेपोलियन की मातृभाषा इटालियन थी, उसने फ्रेंच भाषा यहीं आकर सीखी, इसलिए अनेक विद्यार्थी उसकी हंसी उड़ाया करते थे। फ्रांस में क्रांति प्रारंभ होने के बाद नेपोलियन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और वो जैकोबिन दल के साथ जुड़ गया। अपनी पूर्ववर्ती सैनिक सेवा के कारण फ्रांस की क्रांतिकारी सेना को प्रशिक्षित सैनिक अफसरों की आवश्यकता थी, अतः नेपोलियन को शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में 1793 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त कर टूलोन नामक नगर पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। फ्रांस की सेना ने नेपोलियन की कुशलता से टूलोन पर पुनः अधिकार कर लिया, जिससे नेपोलियन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन को विशेष प्रगति का अवसर मिला। इस दौरान 1796-97 के इटली के सैनिक अभियान में नेपोलियन को सफलता प्राप्त मिली और उस समय में एक प्रसिद्ध उक्ति है, ही केम, ही सा एंड ही कॉन्कर्ड। वह आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। इस अभियान से सफलता से नेपोलियन को और प्रोत्साहन मिला और फिर उसने मिस्र का सैनिक अभियान 38,000 लोगों की सेना और 400 वाहनों के बेड़े के साथ नेपोलियन टूलोन नगर से 1798 में मिस्र के लिए रवाना हुआ और उसने पिरामिडों के युद्ध में 21 जुलाई 1798 को विजय प्राप्त की और काहिरा पर अधिकार कर लिया। इधर फ्रांस में अव्यवस्था हुई और डायरेक्टरी का अंत हो गया और नेपोलियन ने षड्यंत्र रचकर 9 तथा 10 नवंबर 1799 को फ्रांस में एक राज्य विप्लव गठित करते हुए डायरेक्टरी का अंत कर नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता के केंद्र में स्थापित कर दिया। डायरेक्टरी के स्थान पर फ्रांस में कॉन्सुलेट की स्थापना की गई। इसके 3 सदस्य होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, साई एवं लुका। नेपोलियन को प्रथम कॉन्सल नियुक्त किया गया। प्रथम कॉन्सल के रूप में नेपोलियन ने 1799 से 1804 ईस्वी तक कार्य किया। इसके अंतर्गत इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। फ्रांस का नया संविधान 1799 ईस्वी में लागू किया गया और द्वितीय संयुक्त मोर्चे के विरुद्ध युद्ध के अंतर्गत 1801 से 2 के मध्य नेपोलियन के विरुद्ध गठित द्वितीय संयुक्त मोर्चे पर नेपोलियन ने संघर्ष किया। नेपोलियन ने द्वितीय इटली अभियान 1800 ईस्वी में आरंभ किया और इंग्लैंड के साथ शांति समझौता 1802 ईस्वी में किया। नेपोलियन के आंतरिक सुधारों के अंतर्गत आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 1803 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस को बैंक नोट जारी करने का अधिकार दे दिया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत नेपोलियन ने बताया कि क्रांति के प्रगति काल में कृषकों द्वारा प्राप्त भूमि पर उन्हीं का स्वामित्व होगा, जो जोतते हैं वही उसके स्वामी होंगे। इस घोषणा का बहुत स्वागत हुआ। शहरी मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी गई। शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति लागू करते हुए नेपोलियन ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक, सैनिक सभी प्रकार की शिक्षाओं का एक राज्यव्यापी ढांचा तैयार किया और पेरिस विश्वविद्यालय का नवगठन करते हुए पेरिस में नॉर्मल स्कूल भी खोले गए। नेपोलियन ने धार्मिक व्यवस्था में भी नवीनता का प्रयास किया और कॉनकॉर्डा 1802 ईस्वी में लागू किया गया। राज्य एवं कट्टर ईसाइयों के मध्य व्यवस्था की जो स्थिति स्थापित हो गई थी, क्रांतिकारियों द्वारा चर्च पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास से अनेक लोग ईसाई क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति से हो गए थे। नेपोलियन
पोप एवं फ्रांस के असंतुष्ट कैथोलिक ईसाइयों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने यह 1801 में धर्म संधि कॉनकॉर्डेटा संपन्न की। इसके माध्यम से फ्रांस में कैथोलिक ईसाई धर्म को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यद्यपि उसे राजधर्म नहीं बनाया गया, तथापि फ्रांसीसी जनता को धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता का अधिकार देते हुए यह स्वीकार कर लिया गया कि फ्रांस की बहुसंख्यक जनता कैथोलिक धर्मावलंबी है, और फ्रांस की सरकार ने पादरियों को वेतन देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। 5वां, नेपोलियन ने कानून संहिता की स्थापना की। प्रथम लिखित संविधान के क्रम में 1799 के द्वितीय संविधान और उसी क्रम में मार्च 1804 में फ्रांस की नई कानून संहिता को लागू कर दिया गया। इसे द कोड ऑफ नेपोलियन या नेपोलियन की नागरिक संहिता का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत नागरिक समानता का अधिकार, धार्मिक प्रभाव से मुक्त कानून, धार्मिक सहिष्णुता, सभी उत्तराधिकारियों के लिए विरासत की समानता, कृषकों का भू स्वामित्व, सामंतवाद एवं विशेष धैर्य को अंत, दास प्रथा की समाप्ति आदि प्रमुख बातें थी। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के कार्य एवं सांस्कृतिक अभिरुचि प्रदर्शित करते हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। 1811 ईस्वी तक उसने 229 मार्गों का व्यापार वाणिज्यिक सुविधा के लिए निर्माण कर लिया। 30 प्रमुख मार्ग पहले से शुरू होकर फ्रांस के सुदूर क्षेत्रों तक जाते थे। अनेक पुल, नहरें, जलमार्ग भी बनाए गए। खतरनाक दलदलों को सुखाकर वाणिज्यिक बंदरगाहों का विस्तार किया गया। नए स्मारक बनाए गए। सम्राट के रूप में नेपोलियन ने 1804 से 14 ईस्वी के बीच कार्य किया। इस बीच नेपोलियन ने ब्रिटेन के साथ संघर्षात्मक मनस्थिति रखते हुए संघर्ष की ही नीति अपनाई और फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन जो 1805 में स्थापित हुआ था, उसके विरुद्ध भी नेपोलियन ने संघर्ष करते हुए 1805 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। ऊन का युद्ध 20 अक्टूबर 1805, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध 2 दिसंबर 1805 और फिर प्रेसबर्ग की संधि ऑस्ट्रिया के साथ संपन्न हुई। नेपोलियन ने जर्मनी का पुनर्गठन जॉलवेरिन के माध्यम से किया और प्रशिया पर 1806-1807 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रूस को 1807 में परास्त किया और टिल्सित की संधि हुई। इस प्रकार नेपोलियन का चरमोत्कर्ष हुआ। फिर उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करते हुए इंग्लैंड को अलग थलग करने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड अपने उपनिवेशों के कारण इस महाद्वीपीय व्यवस्था को ध्वस्त करने में सफल रहा। इसकी असफलता के अनेक कारण थे। यूरोप के लिए ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं की अपरिहार्यता, दूसरा ब्रिटिश नौसैनिक की श्रेष्ठता एवं औपनिवेशिक संपन्नता, तीसरा एक उच्चाकांक्षी अव्यावहारिक अव्यवस्था। अंततः नेपोलियन पतन की ओर बढ़ा। पुर्तगाल पर 1807 में अधिकार करने के बाद स्पेन पर 1808 में अधिकार कर दिया और प्रायद्वीपीय युद्ध शुरू हो गया। इसके पश्चात ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन ने पुनः विजय प्राप्त की। रूस पर पुनः आक्रमण 1892 में किया। इससे नेपोलियन की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और जर्मनी में स्वतंत्रता के युद्ध 1813 ईस्वी में छिड़ गया और फ्रांस पर मित्र राष्ट्रों का संयुक्त आक्रमण 1814 में हुआ और लिप्जिक के युद्ध में नेपोलियन को परास्त होना पड़ा। नेपोलियन पुनः फ्रांस आया। 100 दिन का शासन करने के बाद में उसके विरुद्ध वाटरलू का युद्ध सभी यूरोपीय शक्तियों ने लड़ा इंग्लैंड के नेतृत्व में और 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन परास्त हुआ और उसे सेंट पैले, एल्बा फिर सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया। वहीं 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हुई। धन्यवाद।